हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके फिजिक्स के फॉर्मूले के रिवीजन के लिए। एक साथ आपको पूरे फिजिक्स का जो पूरे 11-12 का जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है सारे मैं इस वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। बट उससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये सारे फॉर्मूले तभी इफेक्टिव होंगे आपके लिए जब आप अपने उस हर एक फॉर्मूले से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी और चैप्टर का पता होगा कि किस चैप्टर का कौन सा फॉर्मूला है। ये नहीं कि पूरा मिक्सअप हो गया है, COM के अंदर आरबीटी लगा रहे हो, ये चीज़ें होंगी तो फिर ये सारा चीज़ बेकार है। तो वो मेक श्योर करना कि उन्हीं के लिए वीडियो है। उसके साथ साथ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस क्विक रिविजन है, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है। और उससे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं, एक प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत करो आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप थोड़ा सा मेहनत का फल दो और मेरे को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। अब शुरू करते हैं। मैं आईपैड स्क्रीन दिखाता हूँ, मैं साइड कोने में हो जाता हूँ। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट के यूनिट डायमेंशन से, ठीक है। अब तुमको पता है यूनिट डायमेंशन इतना इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, क्योंकि कभी कभी तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। एंड बहुत बार क्या होता है, तुमको क्वेश्चंस में तुमको सब चीज़ सॉल्व करना आता है, बट एक क्रिटिकल पॉइंट पे तुमको यूनिट भूल जाते हो किसकी वैल्यू कितनी होगी, और उस चक्कर में तुम सही नहीं कर पाते हो क्वेश्चन को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ये वाले जो पोर्शन है ना, इसके अंदर क्या है कि भाई अब केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ कि फॉर्मूला दिया हुआ है, मेरे को फॉर्मूला भी पता है, मेरे को हर चीज़ पता है, बट जो वैल्यू दी हुई है ना वो किस टर्म्स में दी हुई है ना, उस चक्कर में मेरे गड़बड़ हो जाती है। तो वो वाली गलती तुमको नहीं करनी है, ठीक है। उसके आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। यार ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th में भी पढ़ते थे अपन, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि जो मैंने रेड करा है वही इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ है। बट चलो ग्राफ जो होता है ना इस टॉपिक में, मोशन में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन ग्राफ से बन जाता है, इसलिए ये ग्राफ को मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। बाकी ऊपर वाले फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है VT ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो, निगेटिव है तो नीचे बन जाएगा, ये चीज़ है। मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली अब तुमने जब 12th पढ़ लिया है, जब 11th में पढ़ा होगा तो बहुत हीरो वाला फील आता होगा सॉल्व करके, बट अब तुमने क्योंकि 12th पढ़ लिया है, सब चीज़ लॉजिकल साउंड करता होगा, इस चीज़ के लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर ये फॉर्मूले बहुत सिंपल से हैं, ये भी बहुत सिंपल से हैं। फिर आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये फॉर्मूला तो तुमको आने ही चाहिए, मतलब जो भी इस चैप्टर को पढ़ा है ये सब चीज़ तो तुम बचपन से करते आ रहे हो। बट ये वाला जो होता है ना, ये बहुत लोग भूल जाते हैं और कई बार क्या होता है सीधा यही क्वेश्चन पूछ देते हैं और इनमें फॉर्मूले थोड़े मुश्किल होते हैं, तो तुम डिराइव करके ये निकाल सकते हो, जैसे ये ग्राफ तुमको दिख रहा है। बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े हिले हुए हैं, उस केस में अगर तुमने ये याद कर लिया ना, तुम्हारा बहुत टाइम बचता है। इनफैक्ट ये वाला चीज़ ये बहुत काम आ जाता है तुम्हारे पेपर के अंदर, अगर तुमने सीधा यूज़ कर ली इनकी वैल्यूज़। तो रिलेटिव मोशन के अंदर भाई एक ही फॉर्मूला है, V है तो A-B, इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, पूरा रिलेटिव मोशन इसी के ऊपर बेस्ड है। बट उसके अंदर ऑब्वियसली जो स्पेशल केस होते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा अगर रिवर को क्रॉस करना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ का जो फॉर्मूले होते हैं ये दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे। उसके बाद रेन प्रॉब्लम जो होता है, छाता लेके दौड़ रहा है आदमी तो कितना तेज दौड़ना चाहिए, क्या होगा, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तो ये तुमको आनी चाहिए। फिर NLM जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट हाँ ये अब तुम ओवरनाइट नहीं सीखते हो। अगर आता है किसी को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है, फॉर्मूले तुम ज़्यादा याद नहीं कर सकते। हर एक चीज़ डिराइवेबल होता है इसके अंदर, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट खराब है उस केस में तुम्हारे को फॉर्मूला अगर याद भी होगा, हो सकता है उसके अंदर एक चेंजेस करना होगा जो तुमको ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि तुम बस फॉर्मूला करके गए हो, इसलिए। बट चलो फिर भी जो स्पेशल केस स्ट्रिंग बैलेंस होता है, इसके अंदर कितने इनफाइनाइट वे पॉसिबल है भाई, तो जो तुमको अगर सॉल्व करना आता है तभी तुम कर पाओगे। तो अगर इसके तुमने 100 क्वेश्चन किए होंगे तभी जाके पेपर में तुमसे कॉन्फिडेंस से एक क्वेश्चन बनेगा, वरना तुम सोचोगे कि यही वाला एक पुली यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अगर 3 मासेस दिए रहेंगे 2 पुली दे रहेंगे तभी मैं ये लगा पाऊंगा, तो उस केस में तुम्हारा कॉन्फिडेंस 0 है, तो तुमसे ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला। फिर वेज कांस्टेंट कितना होगा, ये बहुत बेसिक सा, ठीक है, तुमको ये सब आना चाहिए। NLM हो गया। फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए कैसे होगा, सूडो फोर्स कैसा लगाना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। एंड पता है ये ना तुम्हारे पूरे 11th का जो है ना पूरा बेस यही बनाता है। ये चैप्टर अगर तुम्हारा अच्छा है उस केस में तुम्हारे आगे के चैप्टर जैसे हो गए। अब फ्रिक्शन इसी का एक सब पार्ट है कि मतलब NLM के अंदर फ्रिक्शन एक अलग टाइप का फोर्स लगा दिया अपन ने, तो उस केस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। अब इनका एप्लीकेशन शुरू हो जाता है WPE से, वर्क पर एनर्जी में सेम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बस अपन S से डॉट कर देते हैं और वो वर्क बन जाता है। उसके बाद फिर कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन हो सकता है ऑप्शन 4 दे दे, बोल देगी कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है इसके अंदर, उसके अंदर तुमको ये निकालना आना चाहिए। और ये सीधा तुमको ये नहीं कि देख के क्या लग रहा है, तुमको यू दिया रहेगा कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अगर तुमने 10-15 क्वेश्चन नहीं किए होंगे कैसे सॉल्व होगा एग्जाम के अंदर, नहीं हो पाएगा, आई डोंट थिंक हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पावर का फॉर्मूला F.V होता है, कई बार ये क्लिक नहीं करता है और तुम्हारे सामने वेलोसिटी दी रहती है और तुम सोचते हो कि अब क्या करूँ है ना, तो वो जल्दी क्लिक कर दे तो बहुत अच्छा रह जाएगा तुम्हारे लिए। फिर सर्कुलर मोशन तुमको पता है, सेम अगेन वही चीज़ है, बस सर्कुलर
उसमें पाथ में लगाना है। उसमें देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब तो चीज़ें तुमको आनी चाहिए ही, सब मतलब बोल तो रहा हूँ सारी चीज़ आनी चाहिए तुमको, स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा। बट ये जैसे ऑर्डर हो गया ना कि V=W क्रॉस R है ना, ओमेगा क्रॉस R जो है, ये R + ओमेगा अगर तुमने कर दिया उस केस में तुम्हारा पता है तुमको कि क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत हो जाती है, तुमको वेक्टर पढ़ के ये पता चल चुका होगा। तो ऑर्डर बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, ये लोग गलती कर देते हैं। यहाँ AR भी देख लो, ओमेगा क्रॉस V है, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर गलत कर दिया तो पूरा पेपर सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार सीधा ही से क्वेश्चन पूछ देते हैं क्योंकि बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, उसके से बच्चे ये छोड़ देते हैं। बट अब तुमने क्योंकि AOD पढ़ लिया होगा तो AOD के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है, तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो चाहो तो। बट अगर आप उतना अपने पास दिमाग नहीं है अपने पास, तो ये ध्यान रख लो ना कि बस ये फॉर्मूला है, 2 बार 3 बार लिख लिया, इससे 1-2 क्वेश्चन बना लिए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़। फिर कितना बैंक करना है रोड को, फिर कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, ठीक है ना, कनकेव होगा कॉन्वेक्स कहाँ होगा, ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। फिर तुम्हारे को स्कीडिंग ऑफ व्हीकल, कितने स्पीड से तुम गाड़ी घुमा सकते हो तो स्कीड नहीं करेगी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेंटेंस बना के होता है ना, केस बना के कि राम एक गाड़ी चला रहा है, रोड सर्कुलर है, उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब क्वेश्चन। फिर साइकिलिस्ट कितना बेंड होगा, बैंकिंग ऑफ रोड, मैक्सिमम एंड मिनिमम सेफ स्पीड की गाड़ी को कितने स्पीड से यहाँ पे ले जाना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ तुम जो देखते हो ना, स्पीड लिमिट जो दिखा रहता है रोड पे, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके लिखा जाता है कि भाई इतने पर गाड़ी सेफ़ है, 60 पे जाओ 70 पे जाओ, है ना। तो ये चीज़ें इन्हीं से डिराइव होकर आती हैं। तो फिजिक्स का जनरल एप्लीकेशन में तुम लाइफ में देख सकते हो। उसके बाद तुम देख सकते हो कि तुम्हारे क्या क्या कंडीशंस है। अब जैसे ये वैल्यूज हो गई, ये तुम ऑब्वियसली डिराइव कर सकते हो, बट अगर तुमको ये √4GL याद रहेगा, तुमको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, सीधा तुमने लगाया √4GL और तुम निकाल सकते हो आंसर। तो इस केस में बहुत हेल्प हो जाती है तुम्हारी। फिर टाइम पीरियड, अगर कोनिकल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड ये होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। रिलेशंस अमंग एंगुलर वेरिएबल्स के क्या होते हैं, जैसे ω=ω0, जैसे होता है ना कि जैसे ये चीज़ अपने रेक्टिलिनियर मोशन में भी देखा था, सेम चीज़ को यहाँ अपन ने चेंज करके इस फॉर्म में कर दिया एंगुलर के टर्म्स में, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, है ना। ये 3 टर्म्स बदल गए, UV और उससे एक्सेलरेशन से। अब आते हैं अपन की सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसके बाद ना फिजिक्स जो है लेवल अप कर लेता है। अभी तक तो तुम्हारे चीज़ें आसान चल रही थी, इसके बाद सेंटर ऑफ मास के बाद इंटीग्रेशन फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है ज़्यादा। तो उस केस में तुम देख लो, ये जनरल फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का। इसके बाद हर एक स्पेशल फिगर का तुम सेंटर ऑफ मास यहाँ देख सकते हो, ये तुम्हारे को याद रहनी चाहिए। तुम डिराइव भी कर सकते हो, बट भाई माथा पच्ची क्यों करना है, तुमको डेरिवेशन में 2 मिनट लग जाएगा, हो सकता है गलती भी हो जाए डेरिवेशन के दौरान, और 2 मिनट के बाद फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, 2 मिनट में सॉल्व करोगे, तो 2 मिनट के क्वेश्चन में तुमको 4 मिनट लग गए। इसलिए तुम भाई ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है तुमको। इम्पल्स का फॉर्मूला ध्यान रखना है। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2 हेड ऑन कोलिजन हो गए तो कैसे कोलिजन हो रहा है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तुमको जो क्वेश्चन बोलते हो ना कि भाई फिजिक्स के अंदर भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आ गए कि पता ही नहीं चला, अगर तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके समय बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो फिजिक्स के अंदर कि अगर मान लो एक गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है, उनका हेड ऑन कोलिजन हुआ तो ई कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन थ्योरेटिकली बन सकते हैं। उस केस में तुमको क्या करना है, वही कि हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्म में तुम एक्सप्रेस करो, फिर सोचो कि अच्छा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसके अंदर, और उस फॉर्मूले के हिसाब से ऑप्शंस को तुम क्लियर कर सकते हो। वेरिएबल मास सिस्टम में ऑब्वियसली रॉकेट प्रपल्शन वाले जो क्वेश्चंस आते थे वो यहाँ देख सकते हो तुम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब RBD सबको बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है और मुश्किल है भी, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर तुम्हारा अच्छा है RBD तो इन चीज़ों को ध्यान रख लो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा सिंगल पार्टिकल के लिए, मैनी पार्टिकल के लिए, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा। उसके बाद तुम्हारे को इनसे तुम आराम से हर एक चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। 2 ही थ्योरम होते हैं, कोई भी दुनिया का चीज़ तुम इनसे निकाल सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि अगर तुमको RBD नहीं भी आता है, उस केस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है कि अगर हो सकता है RBD से उनको आसान क्वेश्चन देना होगा ना, तो हो सकता है वो ऐसे ही पूछ दे कि भाई बताओ हॉलो सिलेंडर का क्या होगा, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। ये ध्यान रखना तुमको। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हो तो उस केस में भी mr² ही होता है। तो अगर आसान क्वेश्चन पूछना होगा RBD के अंदर से तो वो इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। अब अगर आप आते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन में, क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका बहुत हेल्प हो जाता है। अगेन यहाँ पे τ=r×f होता है, यहाँ पे f×r मत कर देना, ये ऑर्डर बहुत ध्यान रखना। फिर रिलेशन बिटवीन टाउ एंड अल्फा, ये ध्यान रखो तुम, हिंज क्या आई हिंज और इंटू अल्फा हो जाता है। उसके बाद तुम देखो कि हर एक ये चीज़, ये क्वेश्चन से बहुत काम आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका देखो, इसको इस फिगर को ऐसे एक्सप्रेस करना तुमको आना चाहिए, बेसिकली टॉर्क वाला ही फॉर्म है। उसके बाद फिर तुम्हारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये हो गया, एंगुलर मोमेंटम तुमको निकालना और लिखना आना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा एक फिक्स एक्सिस हो गया,
फिर IAOR होता है ना कि एक फिक्स एक्सिस को तुमने शिफ्ट कर दिया और उसके हिसाब से पूरा तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ताकि तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाए। बट वो सब चीज़ें थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो अगर तुम्हारे कोई चैप्टर नहीं आता है तो अब वो चीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि वो चीज़ सीखने में और अप्लाई करने में बहुत टाइम जाने वाला है और तुम्हारा 3-4 दिन के अंदर पेपर है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, फिर ठीक है, ये सब ध्यान रखना। अगर तुमको आता है तो अच्छी बात है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फिर SHM जो होता है, इससे पूरा है ना, इसके अंदर से तुम्हारा साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, मतलब ये वेव का मेन कॉन्सेप्ट है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन से तुम्हारे थोड़े वेव और ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो इस चैप्टर में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हारे को ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। इससे बहुत जगह हर एक किसी भी एक्स पे जो है तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा वो निकाल सकते हो, किसी भी एक स्पेशल प्लेस पे एक्सेलरेशन कितना वो निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का क्या होगा, पैरेलल सीक्वेंस और सीरीज में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से अलग काम करता है, वो ध्यान रखना होगा। तुम्हारा सिंपल पेंडुलम में जी इफेक्टिव वाला केस ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे को कंपाउंड पेंडुलम कैसा काम करेगा, टॉर्शनल पेंडुलम कैसा काम करेगा, बहुत सिंपल फॉर्मूले होते हैं इनके। फिर अब डैम्प्ड ऑसिलेशन जो कि JEE एडवांस के अंदर नहीं आता है, शायद बात ये बिटसेट के अंदर आता है, और इससे क्वेश्चन बहुत फॉर्मूले बेस्ड बनेंगे। इनके अंदर कुछ भी वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने एक फॉर्मूले पे 3-3 क्वेश्चन भी कर लिया ना अगर, तो ये तुमसे क्वेश्चन बनने ही वाला है। सेम चीज़ यहाँ पे है फोर्स ऑसिलेशन पे भी। तो इनके क्वेश्चंस फॉर्मूले देख के और 2-3 क्वेश्चन कर लो इनके ऊपर, तो तुम्हारा ये चैप्टर और ये टॉपिक आराम से हो जाएगा। स्ट्रिंग वेव पे आते हैं। स्ट्रिंग वेव में क्या हो, फिर से मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट। जहाँ पे वेव्स होते हैं ना, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होते हैं, अगर 2 स्ट्रिंग का है तो उस केस में तुम ट्रिग्नोमेट्री बहुत ध्यान हो जाता है कि तुमको कंपाउंड एंगल का ऐड करना आना चाहिए कि cos C + sin D कितना होगा, sin C + sin D कितना होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट पता है, फिजिक्स पता है, बट उसका अगर मैथ्स नहीं आता ना, मैथ्स इज अ हेल्पिंग टूल इन फिजिक्स। तो तुम्हारा अगर मैथ्स कमजोर है तो फिजिक्स में तुमको मन से तुमने सॉल्व कर लिया कि हाँ इसके अंदर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, बट अगर ऑन पेपर तुमको उसका वैल्यू निकाल के टिक करना होगा, उसके में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूले हैं, वेलोसिटी का हो गया, एवरेज पावर इंटेंसिटी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हो गया। अगेन इसमें मैथ्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव में मैथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला केस हो जाता है। उसका तुम्हारा एक एंड से फ्री हो जाता है, उस वो वाला केस हो जाता है। हर एक केस में तुम्हारा FN इंपॉर्टेंट हो जाता है कि FN तुमको निकालना आना चाहिए, ये चीज़ है ना। और बहुत बार तो F1 F2 F3 F4 तक तो तुम याद ही रखो, सीधा आंसर निकाल दिया मैंने उस चीज़ का। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तुमने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर भी काम आता है, बस वर्क डन का साइन चेंज हो जाता है, बाकी सब चीज़ तो बिल्कुल सेम है। तो तुम 2 बार पढ़ लेते हो, अगर यहाँ वहाँ पढ़ लिया तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और KTG भी बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर भी चलो एक बार मैं बता दूँ, यूज़ कर ले भाई 2 nRT हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी CP/CV हो गया, डायटोमिक ये तुमको आना चाहिए अभी तक तो भाई। उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इनमें ग्राफ अगर पूछ दिया तो हो सकता है कि ग्राफ का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन तुम अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ग्राफ बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो ग्राफ वही रहेगा। हीट इंजन जो हो गया, हीट इंजन के जो अब आपको एफिशिएंसी के फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आप JEE के टाइम में नहीं पढ़े होगे, मुझे पता नहीं कि JEE मेंस में निकाल दिया कि रखा था, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्लैंक स्टेटमेंट क्या था, एंट्रोपी का क्या डेफिनेशन होता है, रुडोल्फ क्लैसियस स्टेटमेंट क्या हो गया तुम्हारा, फिर थर्मल एफिशिएंसी और कार्नट इंजन क्या हो गया, फिर तुम्हारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों सेम तरह से काम करते हैं, तो वो ध्यान रख दिया कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चंस बना दिए। कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन एक ही फॉर्मूला है, इसको तुम ऐसे अगर तुम्हारा कैलकुलस अच्छा है तो तुम खुद से भी कर सकते हो, बट अगर ये ध्यान रखते हो तो तुम्हारे को काम आ जाएगा। अल्फ़ा निकालना, बीटा निकालना, गामा निकालना, ये गामा होना चाहिए था। और फिर इनका रिलेशन जो है एम्पिरिकल रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर स्पेसिफिक हीट कितना होता है, कितना पानी कितना गर्म होगा, ये पानी आइस और वेपर वाला जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें स्पेसिफिक हीट दिए रहते हैं, तो वो ध्यान रखना तुम, है ना। उसके बाद तुम्हारे को हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन में थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज पैरेलल कैसे हो गया, है ना। ये एक दिन का टॉपिक है ना, थर्मल कंडक्शन वगैरह। तो बस अगर ये तुम ध्यान रखोगे तो बहुत तुम्हारे लिए फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, इमिसिविटी कितना होगा, किर्चॉफ्स लॉ कितना होता है, किसी वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर भाई ये पूरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये तुम करते हो तुम्हारा ग्रेविटेशन भी हो जाता है, तो ये ध्यान रखना तुम्हारे को। ठीक है, अब इसमें कूलम्स लॉ, ये चीज़ें तुमको पता ही होंगी। अब हर एक पॉइंट के हर एक केस के लिए तुम्हारे को E और V निकालना आना चाहिए, इसके बिना तुम्हारे को ये चैप्टर में कुछ समझने में नहीं आने वाला है। उसके बाद वर्क डन हो गया, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी यूज टू PE हो गया तुम्हारे को, फिर एनर्जी डेंसिटी हो गया, सेल्फ एनर्जी हो गया तुम्हारे को, सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग हो गया ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल वाला हो गया तुम्हारे को,
फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हर एक चीज़ तुम देख सकते हो यहाँ पे, सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद गॉस लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं तुम गॉस प्रॉब्लम से। तो हो सकता है तुमको बिटसेट के अंदर ऐसा फंसाने की कोशिश करे, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन दे दिया, तो तुम अगर नॉर्मल तरीके से करने जाओगे, गॉस लॉ नहीं पढ़ा होगा, उस केस में फिर या तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या बहुत टाइम ले लेगा, तो उसके दोनों केस में तुम्हारी हार है। तो गॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट तुमको पता ही होगा। फिर ये चीज़ हो गया ग्रेडियंट ई का क्या होगा, निगेटिव साइन का ध्यान रखना है ना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इन चैप्टर्स के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा ही साइन से पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो एनएलएम हो गया या फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गए, इन केसेस में या मोशन में पूरा फिजिक्स ही साइन का केस है। तो साइन भाई ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले को अगर तुम याद भी कर रहे हो तो उसमें साइन के साथ याद करना, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी भाई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब तुमको सब चीज़ पता है। करंट डेंसिटी पता होगा तुम्हारे को, ये चीज़ अभी पता है। टेम्परेचर वाला चलो तुम्हारे को पता ही होगा। उसके बाद तुम्हारे को किरचॉफ्स लॉ हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट हो गया, तुम्हारे को व्हीटस्टोन ब्रिज पता है। ये वाला टॉपिक लोग जनरली गलती कर देते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक कर देते हैं, सेल्स इन पैरेलल वगैरह, क्योंकि जनरल नहीं होता जनरली, है ना। उसके बाद तुम्हारे को ये एस का फॉर्म याद रखना तुम्हारे लिए, वोल्ट मीटर के केस में ये वाला टर्म याद रखना। पोटेंशियल मीटर के अंदर भी ध्यान रखना कि भाई कैसे चीज़ें हैं, फॉर्मूला क्या है, ई ऊपर है, कहीं नीचे मत कर देना, क्योंकि उल्टा करने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऊपर में कैपिटल आर है, स्मॉल आर मत कर देना। फिर तुम्हारे को पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन वगैरह होना चाहिए, क्योंकि इससे थ्योरी का क्वेश्चन बन सकते हैं कि तुम्हारे को दे दिया कि भाई ये केस है, इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। पोटेंशियोमीटर दे दिया, तुम्हारे को वोल्ट मीटर दे दिया, मीटर दे दिया, तो उसके में बोलो कि भैया मेरे को तो आता ही नहीं था, बट है तो वो सिंपल चीज़ ही, अगर तुमने थ्योरी पढ़ी होगी तो तुमको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए कि तुम्हारे को मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मतलब एक यूनिटरी मेथड से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसलिए ध्यान रखना। फिर कलर कोडिंग होता है ना कि तुम्हारे को कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो वो कलर कोडिंग भी इसके अंदर मेंशन नहीं है, बट वो भी याद रख लेना। उसके बाद आते हैं कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसके अंदर तुम्हारे को ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए, सब चीज़ तो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके साथ साथ तुम अगर देखो तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिर तुम्हारे को किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, वो ध्यान रखना है। तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू प्लेट्स के बीच में कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना होगा, कैसे होगा, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ मतलब आनी ही चाहिए, बहुत बेसिक्स हैं इस चैप्टर के, अगर ये नहीं आता तो तुमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। हीट लॉस कितना होगा तुम्हारे को, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का कैसे होता है, सीरीज, पैरेलल, क्योंकि ये अगर तुमको आगे एलसीआर सर्किट सॉल्व करना है उसके लिए भी ये चीज़ें ही तो बेसिक हैं, क्योंकि आगे 3-4 केसेस मिला के तुम एलसीआर सर्किट सॉल्व करते हो। फिर चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, इनका ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम देख सकते हो यहाँ की स्क्रीन के ऊपर ग्राफ। उसके बाद तुम्हारे को डाई इलेक्ट्रिक अगर है कैपेसिटर के बीच में तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस, फोर्स। उसके बाद तुम्हारे को एसी अगर आ गया, एसी के अंदर भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चारों पांचों जो जितने भी ग्राफ हैं सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आरएमएस वैल्यू निकालने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये तुमको फॉर्मूला कभी कभी तुम गलती कर देते हो इसके अंदर, है ना, कहीं स्क्वायर करना छोड़ दिया। ये ध्यान रखना, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, तो उल्टा करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, फिर उसका मीन निकालना पड़ता है, फिर उसका रूट करना पड़ता है, तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ऐसा उल्टा चलना पड़ता है शायद, है ना। फिर पावर कंज्यूम कितना हो गया, फिर डेफिनेशंस ये हैं, तुमको इम्पिडेंस आना चाहिए। कॉलेज के अंदर तो तुम सीधा इम्पिडेंस में ही डील करते हो, फिर तुम रेजिस्टेंस को भूल ही जाते हो। फिर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो होता है कैसे काम करेगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कैसे काम करेगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो इसमें है नहीं अभी, चलो ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ईएमएफ हो गया अगर, तो चलो ईएमएफ की बात करें तो ये चीज़ हमारी मतलब बेसिक्स हैं, ये चैप्टर के बेसिक्स हैं ऊपर के जो है ना सारे। अब 10th वाला चलो ये चीज़ हो गया, ये हो गया, ये भी बहुत बेसिक्स है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से, और तुमको गलती करने में मजबूर कर देते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले और हर एक अगेन फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि हर एक फॉर्मूले पे कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, अगर तुमने बिल्कुल बिगिनर की तरह चैप्टर पढ़ा है तो। अगर अच्छे से पढ़ा है फिर केस में तुम्हारे को तो हर एक फॉर्मूला का एप्लीकेशन पता ही होगा, बट अगर तुमने अभी भी पढ़ा है तो मेक श्योर करो कि 10-10 क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले पे कर लिया हो। उसके बाद आते हैं तुम्हारे को ये फॉर्मूले भी, चलो ठीक है, तो मतलब मैग्नेट यहाँ पे फी पॉइंट पे कितना होगा, चलो इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कैसे ही काम करेगा जब तक तुमको फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है। चलो याद भी कर लिया, बट एप्लीकेशन एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर अब ईएमआई हो गया, ईएमआई के अंदर ये चीज़ लेंस लॉ, ये इंड्यूस ईएमएफ रोटेशन की वजह से कितना होगा। फिर तुम्हारे को भी ये हो गया, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इंडक्टर का कैसे काम करता है, ग्रोथ ऑफ आरएल सर्किट हो गया, वापस चल के आरएलसी सर्किट भी आएगा। फिर डीके इसका कैसा होता है, इक्विवेलेंट सेपरेट इंडक्शंस, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। उसके बाद ये फार्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम्हारे को एम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, के इज कपलिंग कांस्टेंट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है कि
ओमेगा इक्वल टू रूट एल सी, लोग ऐसे भी याद रखते हैं, बट तुम ये भी याद रख लो, कैसे भी याद रखोगे तुमको आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा ही भाई मैथ्स और फिजिक्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे को लगता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही है, कि तुमको अच्छे से आना चाहिए। इसके अंदर भी इमेज का साइन, जो जब भी तुम फॉर्मूला लगाओ ना, इसके अंदर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है साइन, क्योंकि साइन से इमेज लेंस के इधर या लेंस के उधर जा सकता है, मतलब तुम्हारा सारा इमेज की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइंग को तुम स्मॉलर इमेज कर दोगे, हर एक चीज़ मतलब चेंज हो जाएगा साइन के हिसाब से। इसलिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन में, तुम ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो इसके, तो कि साइन में सही लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ। स्फेरिकल मिरर का क्या केस हो जाता है, न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो भी ध्यान रख लेना एक बार, क्योंकि इसके अंदर है, हाँ न्यूटन्स फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑप्टिकल पावर क्या होता है, उसके बाद तुम्हारे को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आना चाहिए, फिर तुम्हारे को ये सब चीज़ तो मतलब बेसिक डेफिनेशन से आने चाहिए। अपरेंट शिफ्ट कितना होता है, उसके बाद कंपोजिट स्लैब अगर 4-5 रख दिए उस केस में क्या होगा, बहुत बार तुमको क्या होता है कि बीच में एयर गैप मारना पड़ता है 0 थिकनेस का, और उस केस में भी तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपरेंट शिफ्ट क्या होगा अगर 4-5 मीडियम से डाल दिए तो लाइट के बीच में। क्रिटिकल एंगल से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इनफैक्ट इससे तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आजकल डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तुम्हारे जो भी केबल वेबल, जो तुम्हारे वाईफाई का सिस्टम होता है, हर चीज़ में TIR का यूज़ होता है। प्रिज्म वाला क्वेश्चन, ये डेविएशन कितना होगा, ये चीज़ तुमको पता ही होगी कितना इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ देखना आना चाहिए भाई, ग्राफ अगर तुमको आइडिया है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रख लो। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कॉशिश फार्मूला है ना, जनरली लोग ध्यान रखें, मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोगों को कॉशिश फार्मूला नहीं आता होगा, तो ये देख लेना एक बार, डिस्पर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज़, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है ये भी बहुत लोगों को ध्यान नहीं होगा। देन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म अगर कर दिया उस केस में तुम्हारे को क्या होगा, ये दोनों तुमको लिख रहा है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे होगा उस केस में। फिर ये चीज़ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि जेईई मेन सीट 1 से हटा दिया गया था शायद, बट ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, तो इनके फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएगा। इनके अगर एक फॉर्मूले से तुमने 5-5 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तुम्हारे को ये क्वेश्चन पक्का ही आएंगे और पक्का ही बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि इस टॉपिक के ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर, ये बहुत टेलीस्कोप में पावर कितना होगा, ये चीज़ें बहुत है। अब मॉडर्न फिजिक्स, भाई फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी स्कोरिंग चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर तुमको केमिस्ट्री में जो तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा होता है ना फिजिकल के अंदर, वो बहुत काम आ जाता है इसके अंदर, और तुमको हर एक जगह पे ये स्कोर करके देता है, जेईई एडवांस हो जेईई मेंस हो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला बेस और प्रैक्टिस के साथ ये चैप्टर तुम बिल्कुल, अगर तुमको इससे पहले का कुछ भी नहीं आता ना फिजिक्स के अंदर, फिर भी ये चैप्टर तुम इंडिपेंडेंटली पढ़ के तुम इसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये चीज़ इंटेंसिटी क्या होती है, Hμ क्या होता है, तुम्हारे को फोर्स रेडिएशन की वजह से कितना होगा, ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबको पता है भाई, कितने क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं इसके अंदर। एंथ्रोपी का एनर्जी कितना होगा, रेडियस कितना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को ये 0.529 एंगस्ट्रॉम, अब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, ये क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एंगस्ट्रॉम अगर तुमने स्टार्टिंग में बोला था, अब एंगस्ट्रॉम का अगर तुमको पता ही नहीं यूनिट कितना होगा, तुमको अगर 10 की पावर 25-26 में डील करना होगा, कितना कट करना है, कितना रखना है, कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो उस केस में तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो उस केस में वो चीज़ ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद रिड्यूस्ड मास क्या होता है, तुम्हारे को मोजलेस लॉ क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, क्यू वैल्यू, बीटा माइनस डी के, बीटा प्लस डी के, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, एक्टिविटी, हाफ टाइम, एवरेज लाइफ, तुम्हारे को ये चीज़ भी हो गया। फिर इफेक्टिव हाफ लाइफ अगर 2-3 तुम्हारे प्रोसेसेस अगर दिए रहें तो उस केस में, अगर वेव ऑप्टिक्स तुम कर रहे हो तो भाई वेव ऑप्टिक्स भी अगेन मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा रिलेटेड होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया तुम्हारा, इसके अंदर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। फिर हायर ऑर्डर मैक्सिमा, फिर हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा हो गया, फिर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो गया, फिर वाइडीज इन ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया, थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, पर ऊपर से देख लेना है ना, हर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाला ही। और मैं ये PDF डाल भी दूँगा वैसे। फिर थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो गया, है ना, ये चीज़ें लोग ध्यान नहीं रखते हैं और लोग को लगता है कि भाई क्या ही पढ़े हैं अब इस चीज़ को, बट ये भाई अब पोलराइजेशन इतना आसान टॉपिक है, अगर तुमने एक बार भी 1 घंटे का यूट्यूब वीडियो देख लिया ना तो तुम्हारे को हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ हो गया, विड्थ कितना हो गया, तुम्हारा एंगुलर विड्थ कितना हुआ, रिजॉल्विंग पावर हो गया, ग्रेविटेशन, अगेन तुमको अगर इलेक्ट्रिक सेट्स आता है तो तुमको ग्रेविटेशन के मोस्टली क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें बनते हैं कि ग्रेविटी की वजह से जो होता है कि इफेक्टिव एल्टीट्यूड कितना हो गया, इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया, थोड़े अलग होते हैं जो कि अपन उधर नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद अलावा तुमको सैटेलाइट वेलोसिटी जो होती है,
उस केस में ये बन सकता है। उसके बाद साथ साथ क्या होगा ना, इन्हीं का इस्तेमाल करके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर है तो उस केस में तुम इनसे इन फॉर्म में उनको एक्सप्रेस करके तुम हर एक क्वेश्चन का कि अच्छा एच बढ़ेगा तो मेरा वी नॉट जो है गिरना चाहिए, एम ई बढ़ेगा तो मेरा वी नॉट बढ़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बस वो स्टेटमेंट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर देते हैं और तो तुम उसमें दिक्कत आ जाती है तुमको, है ना। टाइम पीरियड सेटेलाइट कितना होगा, एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, केप्लर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक चीज़ है जो तुमने इससे पहले नहीं पढ़ा, यूनिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबको पता है। इसके अंदर भाई रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे मशीन्स वगैरह इसी का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। ये फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू a0 अपॉन g हो गया तुम्हारे को। बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, लॉन्गिट्यूडल, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, स्टोक्स लॉ, सरफेस टेंशन। अब अगेन सरफेस टेंशन बहुत लोग को पढ़ाया नहीं जाता है कि भाई बहुत मुश्किल है, बट अगर तुम एक बार पढ़ लगो ना, एक वीडियो देखोगे ना तो तुमको लगेगा भाई ये कितना आसान है और इसके क्वेश्चन इतने आसानी से बनते हैं। अब इनसाइड बबल 40/r यूज़ करना है, पी एक्सेस निकल जाएगा। इनसाइड ड्रॉप करना है तो तुमको थोड़ा 2t/r हो जाएगा, फोर्स ये जो होता है ना, टेंशन आधा हो जाता है। अगर तुम पढ़ोगे ना तुमको बहुत आसानी से लगेगा अच्छा ये कितनी आसान चीज़ थी, मेरे को क्यों नहीं आती थी। ये कैपिलरी राइज जो हो गया, ये भाई तुमको मरकरी के अंदर कितना डिग्री पे होता है, सिल्वर के अंदर कितना डिग्री पे होता है, ये हर एक चीज़ मतलब बहुत मेमोरी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, आसान है। जो कुछ नहीं आता वो ये सब करके चले जाओ, बहुत फ़ायदा हो जाएगा तुमको, ठीक है। फिर साउंड वेव हो गया, साउंड वेव अगेन डोपलर्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसके अंदर, जो कि नीचे होगा। डोपलर्स लॉ कहाँ है भाई, हाँ डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। इससे तुम्हारे को बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी बन जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बहुत आसानी से बन जाते हैं। ट्रेन आ रही है तो साउंड मेरे को कब सुनाई देगा, ट्रेन उधर से आ रही है मैं इधर से जा रहा हूँ, ये चीज़ें मतलब इससे तुम्हारे को थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगेन बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बाद में आके मत रोना कि भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अरे ऐसे ही बनते हैं, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो फिर बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और उसके अंदर तुम्हारे को स्पीड ऑफ साउंड आना चाहिए भाई किसी भी उसके अंदर। फिर तुम्हारे को सॉलिड के अंदर क्या है, लिक्विड के अंदर क्या है, गैस के अंदर क्या है, उसका लाउडनेस कितना है, उसको अगर डेसिबल में पूछ लिया तो तुमको ये एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये उम्मीद मत करना कि वो तुमको सामने से देगा, ठीक है। फिर इंटरफेरेंस तुम्हारा साउंड वेव का, अगेन इसके अंदर मैथ थोड़ा अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, तो तुम्हारे लिए चीज़ आसान हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुमने ऑलरेडी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा था। अब ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट, क्लोज का, ओपन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके फॉर्मूलेज और ये चीज़ें कंफ्यूज मत करना, ये और ये चीज़ों का डिफरेंस तुमको आना चाहिए। और इन जो है ओवरटोन है, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे को EM वेव्स पे। EM वेव्स भी बहुत लोग छोड़ के जाते हैं भाई, बट छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं, गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का, फैराडे लॉ और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूला है, इनसे पूरा फिजिक्स रन होता है, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर C का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद तुम्हारे को ये चीज़ है ना, ये तुमने केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ रखी थी, इसका रेंज तुमको आना चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भाई बताओ इसमें कौन सा रे लाई करेगा इस रेंज के अंदर, है ना। या फिर 2 रेंज 3 रेंज कंबाइन कर देगा, फिर बोल देगा कि भाई इन रेंज के बाहर कौन सी रे है। तो तुमको पूरा टेबल याद होना चाहिए, 1-2 याद करने से नहीं होगा। किस्मत पे भरोसे रहोगे तो हो सकता है तुमसे वही क्वेश्चन पूछे तो तुमको नहीं आता होगा, ठीक है। अब एरर एंड मेजरमेंट भाई सबसे आसान टॉपिक है, तुम एक वीडियो देख के चले जाओगे अगर सीख लिया, बट आसान तभी है जब तुम्हारे पास प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस कर लेना एक बार इसके क्वेश्चन के, ये शॉर्ट आंसर देते हैं, ठीक है। फिर परमिसिबल एरर कितना होगा, एरर इन एवरेजिंग हो गया, एक्सपेरिमेंट कैसे काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर भाई DM कितना होता है, DM का मतलब क्या होता है, फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, MA क्या होता है, AM क्या होता है, AC क्या होता है, ये ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा बैंडविड्थ क्या होता है, पावर ऑफ AM वेव्स क्या होता है, कैरियर पावर क्या होता है, टोटल पावर क्या होता है, PT/PC क्या होता है, पूरा ही फॉर्मूला है भाई। हर एक टॉपिक अभी जो मैं बता रहा हूँ लास्ट 5-7 मिनट से, हर चीज़ फॉर्मूला बेस्ड ही है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ध्यान रख लेना। फिर तुम्हारे को सेमी कंडक्टर अगर आता है, चलो कॉन्स्टेंट मॉड्यूलेशन, एक्चुअल मैक्स तुमको ये पता होना चाहिए, ये मैक्स है, मैक्स से एक्चुअल का अपन गैप निकालते हैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन में, है ना, एग्जैक्ट। और ये चीज़ें मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इससे अलावा कुछ और पूछेगा नहीं इस पूरे टॉपिक में, है ना। ये जो प्रिंसिपल कम्युनिकेशन है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना तुम। फिर सेमी कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर के अंदर तुमको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि भाई किसका कितना वैल्यू होता है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का एक रेंज तो याद होना चाहिए, अगर दे दे तो अच्छी बात है। फिर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर तुम्हारे को क्लोज ये क्या कहते हैं, ये AC DC, फिर तुम्हारे को वोल्टेज गेन, फिर एप्लीकेशन,
फिर सी ई, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, है ना। उसके बाद तुम्हारे को अल्फ़ा बीटा का रिलेशन ध्यान होना चाहिए। हो सकता है इस बीटा दे दे तुमको अल्फ़ा पूछा हो, तुमने बीटा निकाल दिया एक फॉर्म से, तुमको अल्फ़ा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, तो ये चीज़ मतलब बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद मैग्नेटिज्म जो है चैप्टर एनसीईआरटी का हिस्टेरिसिस वाला पोर्शन, इसके अंदर वो ग्राफ बनता है ना ऐसे, वो ध्यान रख लेना, उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स अगर चाहो तो तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो ये टॉपिक्स तभी काम आएंगी जब तुमने फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होगी। तो उम्मीद है तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट बिट सेट तुम्हारे सेशन 2 के लिए, है ना। बाय बाय।